स्क्रीनर डॉट। मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो आप यहाँ पे लॉग्ड इन दिखाएगा। यहाँ पे माउस माउस पॉइंटर पे ध्यान दीजिएगा। लॉगआउट का बटन है। आप लॉगआउट करेंगे तो वापस अपने जीमेल के थ्रू इसमें आप अपना आईडी बना सकते हैं। बिना अपना लॉगिन आईडी बनाए बहुत सारी चीजों को आप इसमें देख नहीं पाएंगे। इसका दो वर्जन है, एक फ्री वर्जन है और एक पेड वर्जन है। मेरे पास पेड वर्जन है इसका। फ्री वर्जन में भी काफी चीजें अवेलेबल हैं। पेड वर्जन की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। 1 रुपए भी कहीं भी खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। तो स्कैनर है इसमें, आप सामने देख रहे हैं। आप ये सामने देख रहे हैं, स्क्रीन लिखा है, यहाँ पे फीड लिखा है, स्क्रीन्स लिखा है। सर्च करने के लिए यहाँ पे कंपनी कंपनी का नाम यहाँ पे सर्च करने के लिए। ये यूजर नेम है मेरा। ठीक है। ये जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे डेट ये सब आ रहा है, ये सब जो मैंने ऐड कर रखा है अपने यहाँ पे वॉच लिस्ट लिखा होगा। वॉच लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है रात साहब। तो ये जो है होल्डिंग से आप सामने यहाँ देखिए। ठीक है। तो मैंने इसमें ऐड करके इसलिए रखा हुआ है कि जो भी चीजें होल्डिंग में रहेंगी, तो यहाँ आप फीड देख रहे हैं। इस फीड पे जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा अपनी स्क्रीन को, मेरे फोन में स्क्रीन हमेशा लॉग्ड इन रहता है। तो मुझे मेरी होल्डिंग कंपनियों ने क्या अपडेट किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, उस सबका फीड यहाँ दिखता है। ठीक है। तो आप जैसे आप देख रहे हैं टुडे, एक कंपनी है सैनको गोल्ड, उसने एक यहाँ पे कुछ अपडेट किया है, रेटिंग अपडेट करके। ठीक है। और मैंने इसको खोला तो आप देख सकते हैं क्या है। सैनको गोल्ड लिमिटेड रेटिंग अफर्म्ड, रेटेड अमाउंट इनहैंस्ड। ये सब चीजें हैं, ये बाद में डिस्कस करूंगा, ये भी तो यूजली सुन रहे हैं। हम फिर वापस यहीं पे आते हैं, आपने कोई बात नहीं। मैं अब चाहता हूँ कि आप में से ही कोई मुझे बताए, कोई सजेस्ट करे, कोई भी एक रैंडम नाम कोई कंपनी का आप चुने, जिसको मैं समझाऊं कि इस चीज को और मेरा अप्रोच कैसे होगा उस पर। आपने मुझे कोई अगर नाम सुझाया चलते फिरते, कोई एक भी कंपनी का नाम दें आप, जो आप सुनते हो, आप वाइडली जानते हो उस चीज, ताकि सबकी समझ में वो चीज है। JSW एनर्जी। अभी जो भी कन्वर्सेशन होगा दूसरी तरफ से केवल चैट बॉक्स में होगा। पहला नाम है स्कॉट। स्कॉट देखता हूँ। सब लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे। कंपनी का नाम है स्कॉट कुबूता। ये कंपनी जो है, बहुत खोला नहीं है, थोड़ा बहुत मुझे पता है इसके बारे में। कंपनी जो है ये ट्रैक्टर्स में, टेलर्स में काम करती है। ठीक है। तो जैसे मेरा ये स्क्रीन आया, यहाँ पे नाम आ रहा है स्कॉट कबूतर। ये लास्ट शेयर प्राइस यहाँ पे आ रहा है। ये कंपनी की वेबसाइट का नाम है, बीएससी का एक्सचेंज कोड है, एनएससी पे किस नाम से लिस्टेड है ये यहाँ पे सामने लिखा है स्कॉट्स के नाम से। पहला नाम आ रहा है मार्केट कैप। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब, मार्केट कैप कहने का मतलब होता है कि मार्केट ने कंपनी को कितना वैल्यू किया हुआ है, आज की डेट में क्या वैल्यूएशन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, उसको मार्केट कैप। मार्केट कैप एक्चुअल में कंपनी के पास कितने एसेट हैं, कितना उसके कैश बैलेंस पड़ा हुआ है, उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। मार्केट को हर एक कंपनी को एसेस करने का अलग तरीका है। सामने है करंट प्राइस, मतलब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या था उसका। यहाँ है हाई स्ट्रोक, मतलब 52 वीक में क्या हाई रहा है, क्या लो रहा है इस पूरे 12 महीने में। मतलब आज डेट है, अगर 30 जून डेट है यार, तो 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून तक 365 दिनों में स्टॉक ने सबसे लो प्राइस क्या रखा है, 2291 सबसे हाई प्राइस क्या रखा है, 4410। तो आप देख सकते हैं कि अपने ऑल टाइम हाई के ऑलमोस्ट 10% की रेंज में है। स्टॉक का पी है 44। मैं सभी वैल्यूज के बारे में बात करूंगा। बुक वैल्यू है 830।
बुक वैल्यू 830, तो कहने का मतलब है कि कंपनी के एसेट्स को, कैश बैलेंस को मिला के जो आज के डेट में बुक वैल्यू मिलती है, वो उसकी बनती है फाइनेंशियल बुक वैल्यू, वो बनती है 830 रुपए की। लेकिन मार्केट ने इसको प्राइस दे रखा है 4146 रुपए का। ये क्यों होता है बता देते। सपोज कोई आदमी है, उसने एक कंपनी खड़ी की, उस कंपनी का एक ब्रांड नेम बनाया, और 2024 में उसने कंपनी में प्रॉफिट कमाया है सपोज 100 करोड़ रुपए का। और कंपनी के पास जो उसके फिक्स एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स का मैं कहने का मतलब है जमीनें, इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है, और यहाँ वहाँ सबका वैल्यूएशन मिला के उसका 900 करोड़ रुपए का ये सब वैल्यूएशन है। तो अगर हम बात करें कि कंपनी की आज के डेट में वैल्यूएशन कितना है ऑन बुक्स, तो होगा 1000 करोड़। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं उसको बोलूं कि तुम अपनी कंपनी 1000 करोड़ का बेच दो, तो वो बेच देगा, नहीं बेचेगा, क्योंकि उस कंपनी की कोई ब्रांड वैल्यू है, ठीक है। तो उस कंपनी की क्या ब्रांड वैल्यू है, क्या असेसमेंट है बाकी लोगों का, उस हिसाब से उस कंपनी को एक असेसमेंट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं मार्केट कैप, जो मैंने बात की थी आपसे। मार्केट कैप बुक वैल्यू के बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो अभी आप देखें कि बुक वैल्यू से मार्केट कैप लगभग 5 गुने से ज्यादा है। मतलब स्कॉट का होता है कि ब्रांड वैल्यू इतनी है, ठीक है। बुक वैल्यू अलग है, मार्केट कैप अलग है। मार्केट कैप जो शेयर प्राइस होता है उससे डिसाइड होता है। बुक वैल्यू जो बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, कितने एसेट लाइबिलिटी है, उससे डिसाइड होता है। एक सेकंड। उससे डिसाइड होता है। आगे आता है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड में कंपनी ने जितना प्रॉफिट कमाया साल भर में, सपोज अगर जैसे यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 0.43, इसका मतलब है कि कंपनी ने अगर 100 करोड़ रुपए कमाए हैं पूरे साल में, उसमें से 43 करोड़, उसमें से 4.3 करोड़, ये 0.43 है, 4.43 करोड़, 43 लाख रुपए, 43 लाख रुपए उसने अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है थ्रू वे ऑफ डिविडेंड। इसका मतलब ये है, अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट है, तो कंपनी ने 43 लाख रुपए अपने शेयर होल्डर्स को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डिविडेंड के तौर पे दिए हैं। आगे आता है आरओसी, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इस पे अभी मैं आरओसी आरओई पे बाद में जाऊंगा। जो मेन चीज है मैंने ये बता दी यहाँ पर। आरओसी आरओई, फेस वैल्यू, करंट वैल्यू तो वही है जो शेयर प्राइस है, ये दो बार आ गया करंट, ठीक है। आरओसी आरओई थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो उसको मैं बाद में कवर करूंगा, एक बार ये सब चीजें जो चीजों को कवर कर। आगे आता हूँ मैं ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ओपीएम। अब एक चीज बताना, मार्जिन होते हैं तीन तरह के। एक बोलते हैं ग्रॉस मार्जिन, दूसरा बोलते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन, तीसरा बोलते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। क्या होता है ये तीन चीज, मैं अंतर बताता हूँ। ग्रॉस मार्जिन क्या होता है? सपोज आपने 100 रुपए का कुछ सामान खरीदा, मतलब रॉ मटेरियल आपने 100 रुपए खरीदा है, और आप उस पे उसको आपने बेचा से 150 में बेचा आपने उसको। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट खरीदने का, और फिर जो रेडी प्रोडक्ट है उसको बेचने का, जो भी डिफरेंस होगा वो है 50 रुपए का। तो आपको ग्रॉस मार्जिन हुआ 50 रुपए। इसका मतलब वो 50%। अब आते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होता है कि ग्रॉस मार्जिन में से आपकी जो लागत है, लागत में क्या होगा, आपका एम्प्लॉय कॉस्ट होगा, ठीक है। आपका एम्प्लॉय कॉस्ट होगा, आपका मे बी आपका लीज कॉस्ट होगा, मतलब रेंट कॉस्ट होगा, आपके और भी थोड़े थोड़े बहुत अदर कॉस्ट होंगे, मतलब कॉस्ट अदर देन टैक्स, डेप्रिसिएशन, उसको छोड़ के जो भी कॉस्ट कॉस्ट आपको लग रहा है, उसको बोलेंगे ऑपरेशनल कॉस्ट। उसको शॉर्ट में ऑपरेक्स भी बोलते हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। तो जब ग्रॉस मार्जिन से ऑपरेशनल कॉस्ट निकाल देते हैं, तो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अभी इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब जो भी आपने कर्जा ले रखा होगा, उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा, और जो आप टैक्सेस पे करोगे गवर्नमेंट को, और
जो डेप्रिसिएशन लगेगा आपका, ठीक है, इसमें अभी ऑपरेटिंग मार्जिन में नहीं आता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को दूसरे शब्द में बोलते हैं EBITDA। आपने बहुत बार नाम सुना होगा। जिसने जिसने नाम सुना है EBITDA का, मुझे यस लिखे एक बार चैट बॉक्स में। तो EBITDA का फुल फॉर्म होता है अर्निंग फोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड amortization। डेप्रिसिएशन एंड amortization एक सिंगल आप समझ लीजिए। इंटरेस्ट कॉस्ट जो आपने, सपोज आपके ऊपर अगर 2 करोड़ रुपए का कर्जा है, तो उसमें जो आपका टैक्स आ रहा है, सॉरी, उसको जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है आपके कर्जे पे, उसको इंटरेस्ट बोलेंगे। और जो गवर्नमेंट ने टैक्स डिसाइड किया हुआ है, जो भी आपके सामान बेचने पे जो टैक्स आप जीएसटी दे रहे होंगे, किसी फॉर्म में दे रहे होंगे, उसको हम टैक्स बोलेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सपोज हमने जो पहले बात की थी कि हमने 50 रुपए, बोल सकते कुछ लोग शायद ज्वाइन किया है, कुछ लोगों को कर लेता हूँ। हमने बात की थी 50% ग्रोस मार्जिन था। अब उस पचास पचास रुपए में सपोज अगर 30 रुपए मेरा टैक्स लगा है, मेरे एम्प्लॉय कॉस्ट खर्चे हुए हैं, मेरा कुछ रेंट पे खर्चा हुआ है, तो वो मेरे ऑफिस में जाएगा। 30 रुपए आप वहां से निकाल दीजिए, तो बच गए टोटल 30 रुपए। जहां मेरा ग्रोस मार्जिन 50% था, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा 30%। ठीक है। और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बोलते हैं EBITDA। इसी स्क्वाड कब होता है कि नीचे मैं आता हूँ, यहाँ पे आप यहाँ देखिए, ये है क्वार्टरली रिजल्ट। मार्च 24 जो क्वार्टर था, इसका रिजल्ट जब आया, उन्होंने रिजल्ट यहाँ पे Screener.in ने इनके कंपनी की वेबसाइट से स्टार्ट किया। और यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहला जो लाइन है सेल्स, सेल्स को फाइनेंशियल भाषा में बोलते हैं टॉप लाइन। सबसे ऊपर की लाइन होती है, इसको बोलते हैं टॉप लाइन। ठीक है। और सबसे नीचे जो आता है नेट प्रॉफिट, इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको बोलते हैं बॉटम लाइन। तो जब भी आप सुने टॉप लाइन, बॉटम लाइन, सेल्स और नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। आपने देखा यहाँ पे सेल्स जो है 2094 करोड़। सामने देख रहे हैं यहाँ पे एक्सपेंस लिखा है। इस एक्सपेंस में इनका सारा कॉस्ट शामिल है, मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट। आप यहाँ पे एक्सपेंस को अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, तो यहाँ मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट। तो मटेरियल, अगर मैं केवल मटेरियल कॉस्ट की बात करूंगा निकालने की इसमें से, तो ग्रॉस मार्जिन आएगा। और दोनों कॉस्ट को निकालूंगा तो एबिटा आएगा, ऑपरेटिंग मार्जिन आएगा। क्लियर है यहाँ तक? कमेंट में एक बार बताइए। ठीक है। यहाँ देख लिया आपने, अगर मटेरियल कॉस्ट निकलता तो ग्रॉस मार्जिन आता, और जब दोनों निकल गया है तो आया है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओपी। ठीक है। और यही इसी का परसेंटेज यहाँ पे आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ओपीएम। इसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बोलते हैं EBITDA। ठीक है। अब एक नया कॉलम आपने देखा, अदर इनकम। अब सपोज कंपनी को कुछ इनकम हुआ है, ये अदर अदर इनकम नॉर्मल है। अदर इनकम नॉर्मल का मतलब है कि दो तरह के उसके इनकम होंगे। एक तो ऑपरेशनल इनकम होगा, जो आपको सुबह यहाँ ऊपर दिखा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उसी से मिलता जुलता कोई मतलब एसोसिएटेड इनकम है उसी से, तो उसको अदर इनकम नॉर्मल वहां लिखा हुआ है। इसलिए अगर वो उसी ऑपरेशन जो वो कर रहे हैं उससे मिलता जुलता इनकम नहीं है, तो वो एक्सेप्शनल गेन में जाएगा। ठीक है, मतलब वो कंपनी के ऑपरेशन से वो प्रॉफिट नहीं है, वो अलग प्रॉफिट है, तो उसको वो एक्सेप्शनल, या आइटम्स लिखा है, एक्सेप्शनल आइटम्स इधर दिखाएंगे। अगर उनका ही खुद का इनकम है कंपनी का, मतलब, तो ये कंपनी के ऑपरेशन से ही जुड़ा हुआ इनकम है, एक्सेप्शनल इनकम नहीं है, तो इसको अदर इनकम नॉर्मल लिखा हुआ है, उसमें दिखाया हुआ है। मतलब ये कंपनी की, आप देख सकते हैं लगातार हर क्वार्टर बाई क्वार्टर इनको इस तरह का इनकम होता ही है।
अगर एक्सेप्शनल इनकम होगा तो वो कभी कभी ही आएगा। सपोज कोई एसेट सेल कर दिया उन्होंने, या कहीं से उनका कोई टैक्स रिटर्न जो बहुत दिनों से फंसा हुआ 50 साल से अचानक से वो आ गया, ठीक है, तो ऐसा ही कुछ भी आ गया एक्सेप्शनल टाइप का, तो वो एक्सेप्शनल में जाएगा। अब यहाँ पे आता है इंटरेस्ट की बात, नीचे आ गया, यहाँ तक तो आप समझ गए। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक ये बिटा है। ओके। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो अदर इनकम का जो पार्ट है, अदर इनकम का जो पार्ट है यहाँ पे, तो जो ये बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनियां, तो अब इनका जो अदर इनकम है वो उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ही जोड़ के रखते हैं। अब यहाँ बहुत मतलब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये अदर इनकम का प्रॉफिट किस तरफ से, ठीक है, तो यही उतना अभी ज्यादा इसमें ध्यान की जरूरत नहीं है, मैं आपको मोटा मोटा टर्म समझा रहा हूँ। बाकी कैसे एनालाइज करेंगे उसके बारे में मैं आऊंगा। बात ही थी हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, वहां तक क्लियर है। आगे आता है उसके बाद इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। अगर जो भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, आप मैं आपको सीधे बोरोइंग के लिए जाता है। ये बोरोइंग है, यहाँ 3 करोड़ का बोरोइंग है उनका। तो 3 करोड़ के बोरोइंग पे उन्होंने मार्च के क्वार्टर में कितना टैक्स दिया था, कितना इंटरेस्ट दिया था यहाँ पे, सॉरी ये तो फुल ईयर का है, ये क्वार्टर में ही है। तो इन्होंने क्वार्टर में इंटरेस्ट दिया था 4 करोड़। तो मैंने आपको बताया था कि एबिटा के बाद, एबिटा में अभी टैक्स डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट नहीं निकलता है, तो यहाँ से इंटरेस्ट निकाल दिया। फिर नीचे आता है कॉलम डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन कैसे होता है डिसाइड, आप देखिए यहाँ पे कंपनी के कितने होता है। जैसे हम अपना बात करें कि जो भी हमारे पास एसेट्स होते हैं, उनको उनपे साल दर साल उनको डेप्रिशिएट करना पड़ता है। तो किसी भी फिक्स एसेट की डेप्रिशिएशन वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए फिक्स एसेट, यहाँ पे फिक्स एसेट आप देख सकते हैं इन्होंने पास 187 करोड़ का fixed asset। इस पे इनका क्वार्टरली डिप्रिसिएशन लगाया हुआ है, वो है 44 करोड़। ये निकल गया। अब एबिटा में से आई निकल गया, और यहाँ पे टी निकल गया, टैक्स अभी बचा है। तो फिगर आया उसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब उस जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जो टैक्स लगा, जो भी जीएसटी स्लैब में दे रहे होंगे पैसा, जो भी एवरेज टैक्स लग रहा होगा, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है 24% का टैक्स लगा। बाद में फाइनल फिगर आया है, इसको बोलते हैं हम नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट या फिर बॉटम लाइन, तीनों चीजें बोलते हैं, ठीक है। तो लास्ट में निकल के आया नेट प्रॉफिट। उसके नीचे आप एक कॉलम देख रहे हैं जो निकल के आता है ईपीएस। इसका मतलब है अर्निंग पर शेयर। मतलब कंपनी ने जितने भी शेयर कर रखे हैं स्टॉक मार्केट में अपने, उस प्रति शेयर पे उस कंपनी ने इस मार्च क्वार्टर, ये भी क्या मैं क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, ये केवल क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, मार्च क्वार्टर में प्रति शेयर उसने कितने पैसे कमाए। तो उसने कमाए कितने, 22 रुपए 80 पैसे अपने हर एक शेयर पे कमाए उसने। शेयर प्राइस कितना है, लगभग 4,000 के ऊपर है। प्रति शेयर उसने एक क्वार्टर में कमाए हैं 22 रुपए 80 पैसे, ठीक है। अब इस 22 रुपए 80 पैसे जो कमाए इसने, और शेयर प्राइस है 41, जो हमने देखा था, शेयर प्राइस है 4146, ठीक है। तो आप 4146 को डिवाइड कीजिए, नीचे जाता हूँ, प्राइस से बाद में जाता हूँ। ये रहा, मैंने अपने क्वार्टर का पूरा समझा दिया। अब इसी तरह से आप देख सकते हैं, ये 4 क्वार्टर, जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर, ये पूरा एक फाइनेंशियल ईयर हो गया। जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च, पूरा फाइनेंशियल ईयर। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लिखा है क्वार्टरली रिजल्ट। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पे पूरा चारों क्वार्टर रिजल्ट है। अब इस क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से यहाँ बनता है ईयरली रिजल्ट। आप देख सकते हैं, आप दिख रहा है आपको मार्च 20। अब ये सारे फिगर सेम रहेंगे, आप देख रहे हैं क्वार्टर रिजल्ट में जो चीजें थी वो अभी सेम यहीं पे है। चारों क्वार्टर को जोड़ दिया गया है, चारों क्वार्टर का फिगर जोड़ के यहाँ ईयरली बैलेंस शीट बनाया गया है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाया गया है, ये बजट बनाया गया है चारों क्वार्टर को। तो ये पूरे साल का उन्होंने कमाया है नेट प्रॉफिट 1,050 करोड़ का, और पूरा ईपीएस आया है पूरे साल का 94.94 करोड़, ठीक है। और शेयर प्राइस कितना था, 4146 इसका शेयर प्राइस था। तो जो पी होती है,
शेयर प्राइस अपॉन, ये क्या आ रहा है, और मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, ऐसा क्यों आ रहा है? किसी के पास जूम की आईडी है क्या, मतलब वो जो पेड आईडी हो? मेरे ख्याल से ये पेड वाला आईडी है, पिछली बार मैंने भी किया है, तो ये जल्दी ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा, जो पीई होता है वो शेयर प्राइस अपॉन ईपीएस होता है। आप मुझे बताएं कि पूरे साल का ईपीएस जो है 94.94 है, और शेयर प्राइस जो है वो 4146 है, तो पी कितना आएगा? कोई मुझे चैट बॉक्स में बताए एक बार, चेक कैलकुलेट करके बताए। शेयर प्राइस अपॉन ईपीएस इज इक्वल टू प्राइस टू अर्निंग रेशियो। 41, देख सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन डिफरेंट हो सकता है। 4146 अपॉन 94 कितना है? आप देख लीजिए यहाँ पे, ये खुद कैलकुलेट पी है, यहाँ पे 44 का पी है यहाँ पे फिलहाल, ये इसकी पी है। यहाँ तक समझ में आया लोगों को तो एक बार जरूर चैट बॉक्स में बताइए। ठीक है, इसी हिसाब से अब जैसे शेयर प्राइस जो है इनका 46 शेयर प्राइस है, और यहाँ पे स्टॉक की 44 है। अब यहाँ पे होता है कि कैसे हम समझें कि कौन सी कंपनी को कितना का पी मिले, तो हम समझे कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है। ये क्वेश्चन आता है एक बार, एक ईपीएस एक बार और रिपोर्ट करो प्लीज, ओके, रिपीट करो प्लीज, ओके। ईपीएस जो था वो अर्निंग पर शेयर था, मतलब आप कितने शेयर्स मार्केट में लिस्टेड हैं इसके, कितने पर शेयर पे कितने रुपए वो कमा रहा है, उसके हिसाब से आता है अर्निंग पर शेयर। तो हर शेयर में उसने, ये जो प्रॉफिट आया है पूरे साल का, उस प्रॉफिट को डिवाइड किया हमने नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो आया 94 रुपीज 94 पैसा। वो इसने पूरे साल में अपने हर शेयर पे 94 रुपए कमाए हैं। अभी भी क्लियर हुआ? अब इसी ईपीएस को डिवाइड करेंगे मार्केट के शेयर प्राइस से, तो अपना निकल के आएगा पी। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि किसी कंपनी का पी अगर कम है तो अच्छा है या बुरा है, आपके शेयर? यस और नो? पी ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? पी मतलब आपके लिए, आप एक शेयर होल्डर अगर है, तो आपकी कंपनी का पी ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो? जब आप खरीदने जा रहे हैं, नहीं नहीं, आप जब खरीदने जा रहे हैं, जब आपको नया खरीदना है। रोहित तिवारी की नॉट रिप्लाई। ठीक है, कम होना चाहिए, मतलब कम होगा इसका मतलब मार्केट ने उसको उतना वैल्यू नहीं किया। ठीक है, आपके पोर्टफोलियो में एक बार कंपनी आ गई तो आप चाहेंगे कि भाई उसकी, उसका शेयर प्राइस बढ़े, शेयर प्राइस बढ़ेगा तो पी बढ़ेगी, एक्सपेंड होगी। ठीक है, तो आप जब खरीदने जा रहे हैं तो उस समय तो आप चाहेंगे कि वो जितना कम पे मिले, आपको जितना सेहतमंद है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ पीई का कॉन्सेप्ट क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम क्यों देखते हैं। और केवल प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख के ही डिसीजन नहीं लिया जाता है, कंपनी सस्ती है, महंगी है, क्या होने वाला है, क्या नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी मैं आपको एक दूसरी डिफरेंट कंपनी दिखाऊंगा, इसकी पी आप देखिए कितनी होगी। ये कंपनी सबने सुनी होगी, ये पवन सर के अकाउंट में है कंपनी। और बताए आपके डिस्क्लेमर के लिए बताता हूँ कि उनकी ये कंपनी ऑलमोस्ट
9 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स। ठीक है, देखिए कितनी पी है यहाँ पे, 139। ठीक है, तो ये बताइए कि ये कंपनी सस्ती है महंगी है? ऐसे मतलब बाद में जाएंगे उस पे कि सस्ती क्यों है महंगी क्यों है, पहले बताइए कि आपको एट लुक, आप अगर पहली बार इसको देखें तो पहले सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, उस देखने पे क्या लगता है कि सस्ती कंपनी है या सस्ती है कि नहीं है, ऐसे पहले बताइए। अप्लाई करें वही चीज़। महंगी है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है कि कंपनी सस्ती नहीं है। अब ये फेयर फेयर वैल्यूएशन की तरफ है, ओवर वैल्यूएशन की तरफ है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स करते हैं उस चीज को। उसके बारे में थोड़ा सा हम एडवांस में थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे। बट कम से कम आप इतना अपनी आंखों को इतना ट्रेन कर लीजिए, जब भी आप खोलें कोई भी किसी भी स्टॉक को, तो जो मैंने चीजें बताई हैं उतनी चीजें बिल्कुल कम से कम ध्यान दे के देखें उसको। पहली नजर में कम से कम इतना चल जाए पता कि कंपनी सस्ती नहीं है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, मेरे में दिखा रहा है स्क्रीन में रिमेनिंग मिनट 3 मिनट्स 41 सेकेंड, तो मुझे लग रहा है कि शायद जूम का पेड वर्जन मेरे पास नहीं है, तो ये सेशन तो एंड होगा 4 मिनट, क्योंकि अल्टरनेट क्या ऑप्शन है, आप सजेस्ट करें कैसे करें। गूगल मीट में, हाँ वेरी कॉस्टली है। गूगल मीट में क्या मतलब अनपेड वर्जन में क्या रहता है कोई, ये जो सामने जो पहले हम देख रहे हैं जो भी मैट्रिक्स है इसमें अभी छूट गया आरओसी, आरओई, फेस वैल्यू, डेट टू इक्विटी, प्लेस परसेंटेज, कैश इक्विवेलेंट, कैश फ्लो ऑपरेशंस, आरओसी रिपीट है, आरओई भी रिपीट है। ये ये मैं आगे कवर करूंगा जैसे जैसे चीजें हम आगे बढ़ेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो आप सबको पता है वारी रिन्यूएबल है ये कंपनी काम करती है सोलर मॉड्यूल के सेक्टर में। आपको पता है सोलर में जो भी आजकल काम चल रहा है और जितना गवर्नमेंट का पुश है वो काफी ज्यादा मतलब पुश है। ठीक है, और वाकई कंपनी बहुत ही अच्छी है, टॉप नॉच कंपनी है, और इंडिया में मेजर सोलर मॉड्यूल प्रोड्यूसर में से एक है। आप कंपनी जब भी स्क्रीन खोलेंगे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है, इनकॉर्पोरेटेड इन 1999। आप यहाँ पूरा पढ़ें, थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा होगा, इट हैज इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 12 गीगावाट एट इट्स प्लांट्स इन चिखली, सूरत, अंबरगांव इन गुजरात। और ये कब का अपडेट किया है इन्होंने आखिरी बार, आप चाहें तो यहाँ से आप देखें लास्ट अपडेटेड की पॉइंट्स में जाएंगे, आप की पॉइंट्स देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द कंपनी हैज रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस विद द फोकस ऑफ सोलर पीवी। ये पूरा पढ़ें, रेवेन्यू स्प्लिट क्या है सारा कुछ दिखेगा आपको, और ये सब कुछ आपको मोटा मोटा कंपनी का एक क्या ऑर्डर बुक है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। लेकिन ये ऑर्डर बुक करंट नहीं होता है, इसमें अपडेट चलती है, 2 मंथ पहले का अपडेशन है, आप देखिए लास्ट एडिटेड 2 मंथ्स 1 वीक को। और जिसने अपडेट किया उसने कितना अपडेट किया है, वो भी हमारे यहाँ की तरह एक आदमी है। ठीक है, तो पूरा अपडेट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वो भी देखने की जरूरत पड़ेगी एक बार। कंपनी के बारे में एटलीस्ट कम से कम आपको ये चल जाएगा पता कि कंपनी करती क्या है, किस तरह का काम है। अब आपको दिखाता हूँ मैं इस कंपनी में हुआ क्या। मैं यहाँ पे कंपनी के 1 साल का शेयर प्राइस, आप देखिए यहाँ पे, अगर सेम टाइम की बात करोगे तो पिछले साल कंपनी जो 3 जुलाई को अवेलेबल थी 227 रुपए के दाम पे। अ, मेरी आवाज आ रही है सबको? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आवाज नहीं पहुंच रही होगी। कोई एक आदमी यस लिखो। ओके ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। आप देखें यहाँ पे इसमें क्या हुआ, आप देखें यहाँ पे पिछले 3 साल में कंपनी देखिए यहाँ पे 3 साल पहले 23 रुपए पे थी, 1 साल पहले लगभग 200 रुपए पे थी, 1.5 साल पहले 100 रुपए पे थी, आज ये 2000। ठीक है, तो मैं अगर 1 साल की बात करूँ 20 टाइम्स बढ़ी है कंपनी। ये क्यों हुआ है, आप यहाँ पे ये नीचे नीचे की तरफ आइए, यहाँ हम अभी बात कर रहे थे क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर रहे थे, यहाँ देखिए ये दिसंबर 21 के क्वार्टर तक, आप यहाँ पे देखें
जून 21 में 28 करोड़ का सेल है, फिर सितंबर 21 में 11 का सेल है, फिर यहाँ से एक सेल एक सिग्निफिकेंटली बढ़ता है यहाँ से। ये कोविड का पीरियड आपको याद होगा, कोविड का पीरियड है, तो उसमें कुछ भी बिजनेसेस स्टेबल नहीं थे, तो कुछ भी कहना तो ठीक नहीं है। लेकिन आप देखें सीधा कि 11 से 45, 77, 95, 121, एक डेंट यहाँ पे है, दिसंबर 22 में छोटा सा, ये फिर मार्च 23 में। उसके बाद से जो कंपनी ने स्टार्ट किया है, जून 23, 150, 324, 273, घर में थोड़ा काम चल रहा है कारपेंटर का, तो बैकग्राउंड में जा सकता है, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे। और अगर हम ईयरली सेल्स की बात करें, तो आप ईयरली सेल्स पे देखें, 2018 में जो कंपनी केवल 2 करोड़ रुपए का सामान बेचती थी, आज वो 24 तक 876 करोड़ का सामान बेचती है। पिछले साल 351 था, उसके पिछले साल 162 था। तो जो मेजर जंप जो कंपनी के रेवेन्यू में आया है वो यहाँ से आया है, 162 से 876। 13 करोड़ बेचने वाली कंपनी, देखिए कितना गुना सेल्स बढ़ता है उसका। तो जब इतना गुना सेल्स बढ़ता है, जब इतना गुना सेल्स बढ़ता है किसी कंपनी का, और यहाँ प्रॉफिट देखिए आप, नेट प्रॉफिट कितना है। 2021 तक ये कंपनी लॉस कर रही थी, 24-22 में थोड़ा प्रॉफिटेबल हुई है, और अब ये कंपनी ने सीधे 148 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो ये ट्रेंड आप कैसे पकड़ेंगे? आप इस 3 साल में कभी भी आपने अगर इसको पकड़ लिया होता, तो शायद कुछ अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते। तो ये हम पकड़ेंगे कैसे? ठीक है, ये मेन बात है। एक सेकंड रुकिएगा, मुझे 2 मिनट समय दीजिएगा। ठीक है, ये आपने ट्रेंड देखा, ये कैसे पकड़ रहे हैं यहाँ पे, इतना 148 करोड़ का प्रॉफिट है। तो मुझे चैट जो है आप लोग, ठीक है। हाँ, 9 करोड़ की कंपनी की जो प्रॉफिट है, वो सीधे 148 करोड़ पहुंचती है। कुछ क्लिच तो हो रहा है। ठीक है, ये हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया था, ये ईयरली सेल्स था। इसके नीचे स्टार्ट होता है बैलेंस शीट। ये सब क्लियर है, यहाँ पे दिख रहा है। बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखा है इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल यहाँ पे ईयरली सब लेखा जोखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इक्विटी कैपिटल देखिए यहाँ पे, ये 10 करोड़ है, 10 करोड़ है, 21 करोड़, 21 करोड़, 20 करोड़। इसका मतलब है, जो मैंने बात की थी आपसे, आउटस्टैंडिंग शेयर मार्केट में कितने हैं, ये बात याद है आपको? जो हम ईपीएस निकाल रहे थे, ईपीएस कैसे निकलेगा, तो मार्केट में जो भी शेयर्स अवेलेबल है, बाई नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, उसी से पर शेयर ईपीएस निकलेगा। ये बात मैंने आपको बताई थी।
इसके बाद अगला कॉलम आता है रिजर्व्स का। रिजर्व्स देख रहे हैं आप, ये 5, 1, 9, और यहाँ अचानक से जंप 64 और 211। रिजर्व जो है वो कंपनी के जो कैश बैलेंसेस हैं वो ईयर ऑन ईयर कैसे बढ़ रहे हैं उसका एक इंडिकेशन आप देख रहे हैं, वहां भी बढ़ रहा है। उसके आगे देखिए आप बोरोइंग्स है। बोरोइंग्स में देखेंगे आप तो इसका अलग सेक्शन है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अलग अदर बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कैसे ये बढ़े हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यहाँ पे 2021 में बोरोइंग बढ़ा, फिर यहाँ पे ये कैसे, ये तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग से कोई मतलब नहीं है इसका, फिर यहाँ बोरोइंग कैसे घट रहा है। कंपनी पैसा कमाएगी तो अपना कर्जा उतारेगी ही, और यहाँ पे ये बोरोइंग बढ़ी है। तो एज अ शेयर होल्डर आपको देखना पड़ेगा कि कोई कंपनी, छोटी सी कंपनी, ये 2020 और 21 की बात है, जब पैसे उधार लेती है वो पैसे कहाँ खर्च करने वाली है? आपको दिखेगा कहाँ खर्च करनी है। आप आगे आइए। ठीक है, फिक्स एसेट की बात करेंगे। ये ऊपर वाला कॉलम था, ऊपर वाले कॉलम्स क्लियर है, नीचे वाले कॉलम्स टोटल लाइबिलिटीज की बात करते हैं। फिक्स एसेट आप देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए बोरोविंग्स था 40 करोड़, यहाँ पे एसेट था 30 करोड़। बोरोविंग 117 करोड़, एसेट 155 करोड़। क्या समझ में आ रहा है इससे? ये फिक्स एसेट है। कोई मुझे क्या चैट बॉक्स में बताए इस बात से क्या इंडिकेशन दिख रहा है? वेरी गुड, कैपेक्स हुआ है, मतलब कंपनी ने कर्जे लेके अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। और कैपेसिटी एक्सपेंशन कब करेगी कंपनी? एनीवन? ठीक है, ऑर्डर बुक एक ऑप्शन है, दूसरा बता सकते हैं आप, दूसरा कैपेसिटी एक्सपेंशन कब करेगी? चलिए बताता हूँ मैं। मतलब कि कंपनी को ना, नॉट एबल टू ज्वाइन, ज्वाइन किसी ने लिखा है। कंपनी को जब ऐसा लगेगा, किसी भी कंपनी को, या तो उसके पास इतने ऑर्डर मिल गए हैं कि उसको ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए अपना कैपेसिटी बढ़ाना है, या फिर वैसा देख रही है, सेंस कर रही है कि इस जिस सेक्टर में वो काम कर रही है उस सेक्टर में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, तो वो ऑर्डर आने तक का वेट नहीं करेगी कि ऑर्डर आएगा तो मैं कैपेसिटी एक्सपेंशन करूंगा। क्योंकि जब ऑर्डर आ जाएंगे तो जो भी मशीनें उसको लगनी होंगी, जो भी जमीनें उसको खरीदनी होंगी अपने आसपास, सबको ये बात चल जाएगी पता, तो शायद उसको एक डील प्राइस जो होता है, फेयर प्राइस पे वो चीजें एक्वायर कर सके, वो नहीं होगी, तो वो कभी कभी एडवांस में भी करना शुरू कर देती है। बट इससे इतना तो समझ में आ रहा है कि कंपनी ने जो कर्जे लिए, अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए कर्जे लिए उसने, और फिर वो जो कर्जा है उसने यूटिलाइज किया। और आप देखें 2022 तक उसका जो फिक्स एसेट था उसका, ये देखिए आप यहाँ पे 5 गुना हो जाता है फिक्स एसेट। मतलब जो कैपेसिटी उसकी थी उससे 5 गुनी कैपेसिटी हो जाती है उसकी। अब आप ऊपर आइए। यही बात कर रहे थे ना हम, सेल्स की बात जो कर रहे थे, यही कर रहे थे ना बात। देखिए क्या हुआ है, उसके बाद देखिए क्या हुआ है। ये क्लियर हुआ सबको? सबको क्लियर? सब लोग एक बार यस लिखें। इसमें किसी को अगर डाउट है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो एक बार इस पे क्वेश्चन हम ले लेते हैं बारी बारी से। आप बता दें इसमें। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ तक तो सही है। अब आते हैं हम
शेयर प्राइस रिएक्ट कैसे किया है और चीजें कैसे बदली हैं, आप देखिए यहाँ पे कुछ भी प्राइस नहीं था हमारी रिन्यूएबल्स का, क्योंकि सोलर के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही थी आज से 5 साल पहले। बात होती भी होगी तो उस पर कोई कंक्लूडिंग एक्शन नहीं होता होगा गवर्नमेंट की तरफ से, या जो भी सोलर पैनल के जो कंज्यूमर्स हैं, मेनली तो गवर्नमेंट का ही पुश है इस पे, तो कोई बड़ा एक्शन इस पे हो नहीं रहा था। लेकिन एक्चुअल में जब डिमांड आनी शुरू हो गई, मतलब डिमांड का मतलब कि लोग बुक करना शुरू करें, ऑर्डर बुक दें, आपको इंटेंट दें, लेटर ऑफ इंटेंट जो होता है ना वो दें कि हम इतने पैसे का आपसे बुक करना चाहते हैं, उस पर कुछ उसको श्योरिटी दें, लिखित में दें, ताकि वो आगे क्लेम कर सके, तो उसको ऑर्डर बुक मानेंगे, तो वो अपना काम स्टार्ट करेगा मेनली। तो आप देखिए क्या हुआ है। अब हमने सीखा था प्राइस टू अर्निंग रेशियो सीखा था, सबको याद है? यहाँ देखिए, मैं 5 साल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो का चार्ट लगाता हूँ। ये देखिए पहले, यहाँ मैंने क्लिक किया प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। आप देखिए यहाँ कंपनी लिस्ट कब से हुई है ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो हमारे पास जो चार्ट अवेलेबल है, काफी पुराना चार्ट है, 15 से पहले का भी चार्ट आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। 13 से यहाँ पे मेरे पास चार्ट अवेलेबल है। ठीक है, मैं यहाँ पे 10 साल का अगर मैं प्राइस टू अर्निंग का चार्ट लगाता हूँ, तो आपको यहाँ पे कोई चार्ट बनता हुआ दिखेगा नहीं। ये क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि कंपनी पहले कर रही थी लॉस। देख रहे हैं आप ये सब लॉस कर रही थी। तो जब नेगेटिव में है आपका प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो पी कैलकुलेट आप कर नहीं पाएंगे। पी कैलकुलेशन के लिए कम से कम प्रीवियस 3 क्वार्टर्स, मतलब जो स्कीनर या जो भी फाइनेंशियल मैट्रिक्स जो कैलकुलेट कर पाते हैं बाई एल्गोरिथम, लास्ट 3 क्वार्टर्स के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो पॉजिटिव आने चाहिए, तब वो पी कैलकुलेट करते हैं। वरना फिर पी वो दिखाएंगे भी तो सही नहीं दिखाएंगे। तो आप देखें यहाँ पे कि चूंकि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं रही है, तो हम क्या करते हैं, हम पिछले 3 साल का चार्ट लेते हैं, 3 साल का पी चार्ट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 843 की पी थी, मे बी एक शेयर प्राइस हाइक आया होगा, लेकिन पी आपकी यहाँ से स्टेबल हुई है, ये देखिए 2022 से। ठीक है, 2022 से जून के महीने से, आज से 2 साल पहले थोड़ी स्टेबल हुई है, तो भी ये कंपनी 80 के पी पे ट्रेड कर रही थी। 80 के पी पे ट्रेड कर रही थी कंपनी, महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही थी। लेकिन आप 22 के बाद भी अगर किसी ने खरीदा है, अगर आप केवल पी देख के खरीदेंगे तो आप फंसेंगे। फंसेंगे नहीं, मतलब आप जो मार्केट से मिल सकता है आप ले नहीं पाएंगे। 80 का पी देख के आप बोल सकते हैं कि भाई ये कि 2 साल पहले 80 के पी पे थी। तो और शायद सोलर के बारे में बातें स्टार्ट हुई थी, बट जो ट्रैक कर रहा होगा कितना बड़ा क्वांटम में काम चल रहा है वो तो कर रखा होगा, लेकिन जो नहीं ट्रैक कर रहा होगा, आइसोलेशन में केवल पी देख के वो छोड़ देगा। ठीक है, यहाँ से भी कंपनी, ये मैं जून 22 की बात कर रहा हूँ, और यहाँ से प्राइस चेक कर लेता हूँ जून 22 से क्या प्राइस है। ये जून 22 है, जून 22 का महीना है, 68 रुपी है प्राइस, और आज 2000 रुपये प्राइस है। तो ये कितना होता है? 30 टाइम्स ऑलमोस्ट। हम्म, केवल पी देख के करेंगे काम तो हो जाएगी दिक्कत। तो ये 20, यहाँ देखिए ये 80 80 के पी पे चल रही थी। लेकिन आने वाला जो ग्रोथ था इस 2 साल में, आप देखिए जून 22 की बात करें तो हमारे पास मार्च 21 का रिजल्ट, एटलीस्ट कम से कम मार्च 22 का रिजल्ट, ये रिजल्ट मेरे पास अवेलेबल होगा ये वाला। ठीक है, 162 करोड़ का सेल्स वो कर चुकी थी, प्रॉफिट कितना बन रहा था उसका? 21 करोड़ का प्रॉफिट बन रहा था। अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से अगले 2 साल में सेल्स कितना हुआ इसका? ऑलमोस्ट 5 टाइम सेल्स हुआ, 5 टाइम सेल्स हो गया। और ऑपरेटिंग मार्जिन पहले 15% कमा रही थी, अब कमा रही है 24%। मतलब इसको बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल बोलते हैं। मतलब आप जितना ज्यादा अपना मैन्युफैक्चरिंग करते जाएंगे, तो आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, मतलब इम्प्लॉय कॉस्ट, आपको उस रेशियो में नहीं बढ़ेगा। मतलब जितना बड़ा आप, जितना प्रोडक्शन आप करते जाएंगे, तो आपको इकोनॉमी ऑफ सेल का फायदा मिलेगा। मतलब आप सपोज जितनी बिजली खर्च होनी है, तो थोड़ी ज्यादा खर्च होगी, लेकिन प्रोडक्शन जिस वे में बढ़ेगा उस वे में बिजली खर्च नहीं बढ़ेगा, उस वे में एम्प्लॉय खर्च नहीं बढ़ेगा। आप चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक्सपेंस पे आते हैं, आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ये देखिए एम्प्लॉय कॉस्ट जहां पहले 20% हुआ करता था टोटल सेल्स का, आज के डेट में एम्प्लॉय कॉस्ट केवल 2% है टोटल सेल्स का। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? मतलब जब आप प्रोडक्शन बहुत बढ़ाते हैं, तो आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, वो फिक्स्ड कॉस्ट जो है, इम्प्लॉय कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं, मतलब इम्प्लॉय को भी आपको रेस देना है, बट वो उस रेशियो में नहीं देंगे जिस रेशियो में आपका प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। उसके चलते रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी ऊपर नीचे होते हैं। सपोज आप पहले बनाते होंगे तो आप लोकल परचेज करते होंगे,
महंगा आता होगा, आपने ज्यादा सामान ऑर्डर किया तो आपको थोड़ा सा जो आपके वेंडर्स हैं वो डिस्काउंट भी देंगे। तो उस हिसाब से जो है, जब आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ता है। आप देखिए यहाँ पे मार्जिन 15% से यहाँ 24% होता हुआ दिख रहा है। केवल 5 टाइम सेल्स बढ़ा है। मैं 2 साल की बात करूँ तो अगर आप देख लेंगे, यहाँ से यहाँ बढ़ा है तो 10 गुना बढ़ गया सेल्स, यहाँ से यहाँ केवल 5 गुना बढ़ा। लेकिन आप देखिए यहाँ से 9 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी का प्रॉफिट पहुंच गया 148। ये 14 गुना प्रॉफिट है। तो 14 गुना प्रॉफिट हुआ है 2 साल में, और कंपनी का शेयर प्राइस गया है 30 गुना। तो 14-15 गुना तो उसको प्रॉफिट ग्रोथ से मिल गया। और बाकी का जो 15 गुना मिला है, वो मिला है पी, जो इसकी 70 की थी ना वो पी हो गई है, जो 80 की पी थी, 70-80 की पी थी वो हो गई है पी 140 की। तो पी एक्सपेंशन से और प्रॉफिट ग्रोथ से, तो यहाँ पी एक्सपेंशन डबल हुआ है और प्रॉफिट ग्रोथ 14-15 टाइम्स हुआ है। 15 इंटू डबल, 2 2, मतलब 30%। तो अगर मैं केवल पी देख के खरीदता, 80 का पी देखता अगर 2 साल पहले, तो मैं नहीं लेता। ठीक है। अगर मुझे ये पता हो कि कितना हो सकता है, इसमें एक्सपेंशन कितना होने वाला है, तब शायद मैं खरीद लेता। अब ये कहाँ से चलेगा पता। मैंने बात की आपको जून 22 की। ठीक है। ये सारे हैं नीचे कॉन कॉल्स हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल्स। ठीक है। हम आते हैं यहाँ पे, सीधे मैं चलता हूँ। देखिए, कंपनी ने फरवरी 22 तक कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं किया। यहाँ पीपीटी भले दिया है यहाँ पे, आप पीपीटी भी पढ़ेंगे अगर। ठीक है। फरवरी 22 की पीपीटी है। यहाँ देखिए ये विजन लिखा हुआ है कंपनी। आप इसमें थोड़ा आगे चलेंगे, कंपनी क्या क्या बनाती है। यहाँ इसमें साफ साफ लिख रहा है गवर्नमेंट का क्या प्लान है। 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030, इतना करना है। इससे क्लियर नहीं होता है कि कंपनी के पास कितना काम है। ये देखिए यहाँ पे इंडियन मार्केट ड्रिवन बाई सेक्युलर ग्रोथ ट्रेंड्स, ये सारा डेटा है। और जो मतलब रेपुटेटेड डेटा है, मतलब किसी ने छाप नहीं दिया है, कहीं ना कहीं से इसका सोर्स है। सोर्स का नाम भी आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिलेगा। यहाँ देखिए नीचे सोर्स का नाम लिखा हुआ, सोर्स क्रिसिल रिसर्च, न्यू आर्टिकल्स डीआरएस में, वहां से ये डेटा लिया गया है। कंपनी के पास कितना काम है अभी मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ इस पीपीटी में, मुझे अभी तक नहीं मिला, और इसमें कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से चीजें नहीं मिलती हैं आपको, तो आपको उस टाइम पे कंपनी का जो मैनेजमेंट है, मतलब मैनेजमेंट का मतलब कि ये जो नीचे आप तस्वीरें देख रहे हैं लोग, ये लोग चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कौन कौन नोट्स पे मैं आऊंगा। अभी रुक जाइए सर, कौन कौन नोट्स में आऊंगा मैं जून 22 की बात कर रहा हूँ। जून 22 तक कंपनी का कोई भी कॉन कॉल मैं स्क्रीनर पे देख नहीं पा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा था। देखिए यहाँ पे फरवरी 22 है ना सर, इसके पहले का तो है ही नहीं। तो यहाँ तक कॉन कॉल तो नहीं कर रही है कंपनी। आपके पास केवल अवेलेबल है पीपीटी। पीपीटी खोलिए, आप कम से कम इंडस्ट्री स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कीजिए। आप चेक करिए कि जून 22 में इंडिया कितना गीगावाट उसके पास था, आज कितना है, और जो उसने प्रोजेक्शन दे रखा है, जो प्रोजेक्शन दे रखा है उसने, वो कितना है। तो उसमें जो कंपनी आपकी अगर सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में सोलर पैनल बनाने वाली, तो उसको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप अगर नोट्स नहीं है तो कम से कम पीपीटी देख के आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। चलिए मान लीजिए आपने वहां भी उसको मिस कर दिया। ठीक है। आप देख रहे हैं कि जून 23 में, ये क्लियर है, जून 23 में कंपनी ने पहली बार कॉन्फ्रेंस कॉल किया। और ये एक साइन है, जब भी कोई छोटी कंपनी कॉन्फ्रेंस कॉल करती है ना, कॉन्फ्रेंस कॉल में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इन्वेस्टर्स के, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, कि कॉन्फिडेंट नहीं है ना, तो मतलब फिर पैंट उतार देंगे वहां पर। तो कोई भी छोटी कंपनी अगर कॉन्फ्रेंस कॉल करती है ना पहली बार, तो यही बुलिश साइन है कि कंपनी अब सामने से क्वेश्चन लेने के लिए, मतलब अपने स्टॉक मार्केट को बताने के लिए, जो भी उसमें इन्वेस्टर्स हैं उनको बताने के लिए तैयार है, मतलब कॉन्फिडेंस है उसमें। ठीक है। तो जून 23 में मेरे पास एक सबसे पहला इनका कॉन्फ्रेंस कॉल आता है, ये ट्रांसक्रिप्ट है। देखिए मैं खोलता हूँ इसको। कॉन्फ्रेंस कॉल में पहली बार क्या बातें हुई हैं, ये कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ है 2 जून 23 को, पहला कॉन्फ्रेंस कॉल। ठीक है। ये किन किन लोगों ने अटेंड किया, मॉडरेटर कौन था, ये मैनेजमेंट में कौन कौन था, ये हो गया नाम। उसके बाद से किन किन लोगों ने अटेंड, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। आप इसको पूरा पढ़ेंगे। अब ये पूरा पढ़ने के लिए अभी तो काफी टाइम लगेगा, तो जो बगल में नोट्स आता है ना,
वो कॉन्फ्रेंस कॉल का जिस्ट रहता है, बट फिर भी हम उस पर फुल्ली डिपेंड नहीं हो सकते। आपको कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ना चाहिए। नोट्स पे जाता हूँ, नोट्स पे आइए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पढ़िए। ऑर्डर बुक ऑफ 817 मेगावाट एंड अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक ऑफ, ठीक है, ये 2 जून तक उसके पास इतना ऑर्डर बुक था अनएग्जीक्यूटेड। ठीक है, Q4 में ये रेवेन्यू किया है उन्होंने। अब यहाँ देखिए, बिग पाइपलाइन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 GB ओवर नेक्स्ट 12 मंथ्स पीरियड। 1 गीगावाट में कितना होता है? एनीवन? 1 गीगावाट में कितना होता है? कितना वाट, कितना मेगावाट होता है? ठीक है, 1000 से ज्यादा होता है, 1000, 12, 1024, जो भी है, मतलब यहाँ पे रेवेन्यू जो है उसके इतना गीगावाट यहाँ पे आपके पास सामने दिख रहा है। ठीक है, आगे देखिए। कंपनी एम्स टू एग्जीक्यूट इतना, जो उसके पास अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक था ये वाला, नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स, मतलब 1 साल के अंदर वो 817 मेगावाट, ठीक है, एग्जीक्यूट करने वाली है, ऐसा वो कह रही है, उसका एम है यहाँ पे। कंपनी विल प्रोवाइड एग्जैक्ट रेवेन्यू टर्म्स डिटेल्स फॉर अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर बुक। ठीक है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है उससे, वो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है उससे वो बताने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे आपको पहली बार कंपनी ने सामने से आके कहा, ठीक है, कि हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। यहाँ देखिए, मार्जिन की बात हो रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन की बात हो रही है यहाँ पे। सस्टेनेबल मार्जिन फॉर बिजनेस रेंज फ्रॉम 15 से 25, मतलब आपको दिखा वहां पे 15 कर रही थी पहले, मार्जिन 25 पहुंच गई। तो मार्जिन जब बढ़ता है ना तो एकदम, 15 रुपए कमाने, 100 रुपए पहले मैं 15 कमाता था और अब मैं 25 कमाऊंगा, और ये बड़े स्केल पे कमाऊंगा। 100 रुपए 15 रुपए कमा रहा था, और जब 1000 रुपए बेचूंगा तो मैं 25% कमाऊंगा। तो मार्जिन से कितना बढ़ेगा? बाकी रेवेन्यू के हिसाब से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मार्जिन से मुझे कितना फायदा हो रहा है? केवल, मतलब जितना मैं रेवेन्यू सब कमा रहा हूँ उससे काफी अधिक मैं मार्जिन बढ़ने से भी कमा ले रहा हूँ। ठीक है, 1 सेकंड प्लीज होल्ड कीजिएगा। सॉरी। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन नोट्स पे बात हो रही है यहाँ पे? द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू डू 100% बेटर देन व्हाट दे हैव डन इन FY23। आप यहाँ से भी देखिए। ठीक है, मतलब जितना उसने 23 में किया है, मतलब अप्रैल 22 से लेके मार्च 23 तक किया है, उससे 100% बेटर देन का मतलब हुआ कि 100% से ज्यादा, मतलब डबल से ज्यादा करना चाहती है। अच्छा, आप ये तो एक शॉर्ट में नोट दिया हुआ है, आप जब वो मैंने ट्रांसक्रिप्ट खोला था ना, अगर वो पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आएगी उसमें। तो ये आपको पहली बार, अगर आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते, हो सकता है कि अगल बगल के लोग जो हो कुछ बातें बना के बोल रहे हो, तो मैनेजमेंट सामने से आके पहली बार कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा है और वहां वो बता रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा आप कर सकते हैं। और ये बात है जून 23 की। ठीक है, अब मैं जून 23 से चेक करता हूँ प्राइस क्या रहा है इसका। ठीक है, ये जून 23 का प्राइस है, ये जुलाई का है। चलिए जुलाई का ही मान लो, मैं जुलाई का जो प्राइस है 2227, आज प्राइस है 2000। कितना टाइम चाहिए? एनीवन? अगर कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल को हम फॉलो करें तो भी 10 टाइम्स का ग्रोथ है इसमें। ठीक है, इसीलिए मैनेजमेंट क्या कह रहा है, अगर आप मैक्रोज नहीं पढ़ते हैं, मतलब मैक्रोज का मतलब कि जो ग्लोबल लेवल पे जो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है बड़े लेवल पे, ठीक है, मैक्रोज माइक्रोज की बात आप नहीं करते हैं, आपको लेंदी लगता है, तो आप केवल मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए भी, ठीक है, इसमें आप धोखा भी खाएंगे, मैनेजमेंट काफी झूठ भी बोलता है, लेकिन फिर भी कोई मैनेजमेंट पहली बार कॉन्फ्रेंस कॉल करने आ रहा है, आप देखिए, अगर ये 10 टाइम्स हो गया है तो आज वारी रिन्यूएबल का मार्केट कैप क्या है? 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 1 साल पहले कितना मार्केट कैप होगा ये बताएगा मुझे? 1 साल पहले वारी रिन्यूएबल्स का मार्केट कैप कितना रहा होगा? एनीवन?
2000 करोड़। वेल्डन पीडी राव, 2000 करोड़ रुपए कंपनी कितनी छोटी कंपनी है ना? तो वहां से मैनेजमेंट को आप फॉलो करते हैं, और फिर देखिए क्वार्टर बाई क्वार्टर उन्होंने हमेशा कॉन कॉल किया है। ऐसा नहीं कि आप एक कॉन कॉल करके आपके पास कोई विजिबिलिटी नहीं आ रही है। आप देखें यहाँ पे, यहाँ देखिए, एक कॉन्फ्रेंस कॉल उसने पहली बार जून 23 में किया, वो बार बार आगे हर क्वार्टर में अपने अपडेट दे रहे हैं। आपको उसको ही फॉलो करते रहना है। आपको किसी की बात नहीं, ना टीवी की बात सुननी है, ना मेरी बात सुननी, मेरी बात नहीं सुननी, ना टीवी की बात सुननी है, ना मेरी बात सुननी है, ना बड़े बड़े लोगों की बात सुननी है, नहीं सुननी बात। आपने किसी कंपनी को किसी चीज को सोच के लिया, जो कंपनी चला रहा है वो बोल रहा है कि भाई क्या हो रहा है, उससे इन्वेस्टर्स जो हैं उसके रिटर्न मैट्रिक्स क्या रहेंगे, कितना ऑर्डर है कितना नहीं है, क्या प्रॉफिट मार्जिन रहेगा आपका, अगले ऑर्डर कितने आने वाले हैं, उसमें से कितना आपको मिलने के चांसेस हैं, बिड लगाया होगा ना सबने। आप उसको फॉलो करेंगे अगर, तो वो क्वार्टर बाई क्वार्टर आपको अपडेट दे रहा है, आपको उस पर डिपेंडेंट रहना है। ठीक है। और ये मैंने जैसे कि एक सैंपल एग्जांपल दिया। ठीक है। बाकी हम आगे भी बैलेंस शीट में और क्या क्या देखना है नहीं देखना वो बात करूंगा मैं, मतलब ये मोटा मोटा एक ओवरव्यू रहा है। अब इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है मेरे से यहाँ तक, अभी तक, तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी वन? 5 मिनट्स रिमेनिंग टाइम है, इसमें दो क्वेश्चन कम से कम हो जाने चाहिए। अगला अगर हमको और करने की इच्छा है तो मैं टाइम बढ़ा सकता हूँ। फिलहाल 5 मिनट में खत्म होने वाला है, तो आपको जो लगता है आप पूछे मेरे से। यहाँ तक एक सैंपल एग्जांपल से क्या समझ में आया? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो राजकुमार, उसका माइक में। हाँ। यस प्लीज। अ, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे पी और ईपीएस का जैसे मेंशन किए, हाँ। ऐसा भी हो सकता है क्या कि उसका जो शेयर प्राइस है वो थोड़ा कम हो और ईपीएस ज्यादा हो सकता है? शेयर प्राइस ईपीएस क्योंकि ज्यादा उस होगा? ratio ज्यादा हो जाएगा। सपोज नहीं शेयर शेयर। प्राइस किसी का 1 साल पहले 100 रुपये रहा हो, ठीक है। और 1 साल के बाद उसका प्राइस 150 हुआ हो, और हम्म। ईपीएस 1 साल पहले 20 रहा हो, और 1 साल के बाद उसके रेशियो में 40 हो गया हो, सपोज, तो नहीं उस नहीं, केस में तो पी कम हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? फिर से एक बार, मतलब मैं जो समझा अभी कि शेयर प्राइस 100 हाँ। था, वो एक साल में 150 हो गया, हाँ और जी। ईपीएस और जो 25 था ईपीएस तो। था, ईपी हाँ, 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 25 की जगह 40 हो गया, सपोज। ठीक है। तो फिर जो पहले अगर 100 रुपए का था और ईपीएस 20 था, तो पी होगी 5 की। हाँ। 5 की पी हुई ना? हाँ जी। और फिर अभी अभी जो 150 हो गया, तो पी होगी उसकी हाँ। 40 की। तो पी कितना हाँ, हो गया? 4 से भी कम हो गया। 4 से भी कम हो गया। ऐसा हाँ, हो सकता है क्या? हो ऐसा सकता है, ऐसा पॉसिबल है ऐसा क्या? ऐसा ऐसा हो सकता है। ऐसा का हो सकता है, ओ, ऐसा हो सकता है, सिक्लिकल सेक्टर्स ओ, में हो सकता है ऐसा। ओके। क्या रीजन हो तो सकता है, इस कोई बता केस में सकता हम है? पी देखकर। हम्म। हम्म। क्या रीजन हो सकता है, कोई मुझे बताएगा इसमें अभी तक जो समझ में आया, तो ये रीजन ऐसा क्यों हो सकता है? किसी को समझ में कुछ अगर है थोड़ा बहुत आइडिया तो बताए, ऐसा क्यों होगा? कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है फिर भी शेयर प्राइस तो बड़ा है, बट वैल्यूएशन जो है, पी इज वैल्यूएशन, ठीक है, वैल्यूएशन जो है वो कम हो गया, ऐसा क्यों हो सकता है? ठीक है, मैं बताता हूँ। ये सिग्निफिकेंट सेक्टर्स में होता है ऐसा। ऐसा क्यों होगा कि मार्केट को ये बात पता है कि अगले साल इन्होंने ईपीएस कमा लिया 40 रुपए का, लेकिन अगले साल जो सेक्टर में डिमांड है ना वो इतनी खराब हो गई है, ये 40 रुपए का भी ईपीएस बिल्कुल पीडी राव डिमांड नहीं है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। ठीक है। अगले साल सब ये मेटल में होगा, कमोडिटी की बात कर रहा हूँ मैं, सिग्निफिकेंट सेक्टर में। सपोज आयरन के दाम जो है पर किलो 80 रुपीज हो गए हैं बढ़ के, 100 रुपये हो गए बढ़ के, तो रेवेन्यू तो ज्यादा ही आएगा, कंपनी जो बेच रही है आयरन निकाल के, तो उस हिसाब से ईपीएस भी बहुत आएगा, पैट अच्छा आएगा तो ईपीएस भी बहुत आएगा। लेकिन अगले साल दाम जो है नॉर्मलाइज होकर 40 रुपये हो गया, तो हो सकता है कंपनी जो हो 100 रुपये, 100 करोड़, 100 टन माल बेच रही है, अगले साल 120 टन बेचेगी। तो वॉल्यूम लेवल पे तो वो अच्छा बेच रही है, लेकिन प्राइस चूंकि घट गया तो मार्जिन घटेगा। तो 100 करोड़ का सेल दिख रहा था, वॉल्यूम ज्यादा बेचने के बाद भी सेल दिखा 80 करोड़ का, तो ईपीएस आ गया नीचे। ये बात मार्केट को पता है, तो मार्केट नहीं करेगी वैल्यू, और नीचे ले जाएगी उसको।
क्लियर है ये, या कुछ और एग्जांपल देके समझो? नहीं नहीं, ओके, समझ गए। ओके, एनीवन एल्स? कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट अभी जो बात हुई जिस बारे में, उस कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन है तो शेयर प्राइसेस जो है इंडिविजुअल, वो बाद में हम ले लेंगे। जो कॉन्सेप्ट पे बात हुई, उस कॉन्सेप्ट पे उसमें समझने में कोई दिक्कत है या उससे कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे कोई दिक्कत है, उस बारे में हम बात करेंगे। शेयर प्राइस के नाम मेंशन करना इज जस्ट अ मार्क, प्रोसेस सीखना वो लाइफ टाइम चीज है। आप प्रोसेस सीखेंगे तो फिर उससे मतलब ना, ये बहुत एक छोटी चीज है किसी एक चीज के बारे में बात करना, वो हम बाद में ले लेंगे। एक बार हम प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। इसमें किसी, अभी तक हमने जो 1 घंटा टाइम दिया है, तब वो इंटरप्शन आके तो 1.5 घंटा होने वाला है। इसमें कोई भी चीज समझ में ना आई हो, उससे रिलेटेड कुछ भी चीज अगर हो, उसके बारे में कोई भी चाहे माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है। कैसे डिसाइड करें शेयर को, किस टाइम पर सेल करना है? ओके, ये क्वेश्चन ले लेंगे हम फ्रॉम जगदीश। ओके, तो क्वेश्चन था राव का बीच में कि कैसे चलेगा पता कि हमें बेचना कब है। ठीक है, यही क्वेश्चन था। मैं पवन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको वारी रिन्यूअल्स पे ही मैंने क्या सजेस्ट किया था सर आपको, मैंने 3 महीने पहले, एक बार अपना माइक अनम्यूट करके आप जरा सेम क्वेश्चन को एड्रेस करें। हाँ, वारी पे इनकी जो फी थी बहुत बढ़ गई थी। तो 3,000 इसने 299 394 इसने टच किया था। तो डिस्कस किया था राज से, तो राज ने बोल दिया था कि शॉर्ट कर दो इसको। बट उस टाइम पे नहीं कर पाए, और वहां से वो टच करके देन वापस अभी 139 की पी पे आ गया, और करीब 1,900 2,000 पे ये साइड में चल रहा है। रीजन बताओ सर, रीजन बताओ। रीजन की और वैल्यू हो रखा था, तो ये बोले कि इसको सस्टेन करने के लिए कुछ मैट्रिक्स दिए थे कि इतने गुना इनको चाहिए, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर रहा था उसमें, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था। राव क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो बताओ, मैं एक्सप्लेन करूँ। सर ओके, लगभग कितने पी तक रखना चाहिए? नहीं अब बताता हूँ। ठीक है, मैं पी की चार्ट पे ही आता हूँ। ठीक है, सब लोग माइक अपना म्यूट कर लेंगे। ठीक है, ये मैं लगाता हूँ पी की चार्ट। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे, ये कितने की पी पे चल गया है? 6 मई का टाइम है ये, 293। ठीक है, मैंने सर को अप्रैल के महीने में सजेस्ट किया था जब ये 283 के पी के आसपास था, कि सर आपका जो है लगभग 10-15 गुना बन गया है, आप पूरा ना बेचें, आप जो है सर कम से कम उसको थोड़ा ट्रिम करें अपने पोजीशन को, और कहीं और देखें, कहीं और पूरा मत बेचें। क्योंकि जो सेक्टर है ना, सोलर मॉड्यूल का जो सेक्टर है, वो उसमें आपने देखा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है, तो 2030 का आपने देख लिया, बहुत आगे है अभी, बहुत ज्यादा आगे है, तो उसमें टाइम लगेगा। वो 2030 तक पूरा हो भी पाए विद फुल प्रोडक्शन, मुझे तो वो भी डाउट है। इतना बड़ा टारगेट गवर्नमेंट ने ले रखा है, तो ये 2 दिन का तो सेक्टर है नहीं। सोलर का, विंड का, रिन्यूएबल का सेक्टर 2 दिन का तो नहीं है। लेकिन अब ये 300 की पी पे कंपनियां ट्रेड कर रही हैं। मैंने सर को सजेस्ट किया था कि सर आप जो हो इसको, क्योंकि पवन सर के पोर्टफोलियो का एक बड़ा पार्ट बन चुका था ऑलमोस्ट, ये जितना बड़ा पोर्टफोलियो है सर का, उसका मोर देन 25% के आसपास ये हो गया था, जो कि एडवाइजेबल नहीं है कि कोई भी आपके पोर्टफोलियो में इतना बड़ा पार्ट हो जाए किसी पोर्टफोलियो का। बहुत लोगों को सूट भी करता है, लेकिन जिसको बहुत ज्यादा नहीं पता है, उसके लिए तो ये दिक्कत है। तो सर का क्या होता था कि डेली ना जब वो आते थे तो 5% उनको बढ़ा हुआ दिखता था, मुझे बोलते थे कि आज यार ये डेली मुझे ना 5% जो है पोर्टफोलियो मेरा यही अब करके रखता है, सबसे बड़ी होल्डिंग है और मजा आ रहा है। ठीक है, आप देखिए क्या हुआ। ये पी है 300 के आसपास की, और ये पी है 150 की। ठीक है, मतलब वैल्यूएशन ही आधा कर दिया मार्केट में। क्यों किया? यहाँ देखिए, ऑर्डर बुक तो बहुत बड़ा इनके पास है। ये देखिए, ये देख रहे हैं क्वार्टर बाई क्वार्टर सेल्स
ये देखिए हर क्वार्टर में बढ़ता हुआ चल रहा है, बढ़ता हुआ चल रहा है, बढ़ता हुआ चल रहा है। मार्केट ने उसको 300 के पी पे ले गया था अभी कोरिया में, और ये अगला जो क्वार्टरली रिजल्ट आया, ये यहाँ से नीचे। ठीक है, ये नहीं है पसंद मार्केट को। किसी भी चीज का एक हद होता है। 300 के पी पे कोई कंपनी को वैल्यूएशन तब मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, जब उस कंपनी में ग्रोथ जो हो 150%, 200% के एनुअल रेट से आ रहा हो। और इसमें आ भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है। आप अगर मैं एनुअल की बात करूं तो यहाँ देखिए, देखिए ये है 200% से ऊपर ही ग्रोथ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 200% से ऊपर ही ग्रोथ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही, अब एक बात बताइए, कंपनी के पास जितना उस महीने का ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रही है ना, उसका 10 गुना, 10 गुना ऑर्डर उसके पास ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। लेकिन क्या मजबूरी है कि ऑर्डर बुक होते हुए भी ये नंबर बीट नहीं हो पाया? किसी को पता है? किसी को नहीं पता है, मार्केट को भी नहीं पता है। इसलिए मार्केट ने जो वैल्यूएशन दिया, वो अब उतना उसको नहीं देगी। तो शेयर प्राइस को क्या हुआ? और ये देखिए, अगर मैं बात करूं पिछले साल के मार्च क्वार्टर से, ये 4 गुना रेवेन्यू है। ठीक है, आपको टीवी चैनल, न्यूज चैनल जो है ना, ये मार्च क्वार्टर ऑन क्वार्टर और इस मार्च का कंपेयर करके दिखाएंगे कि 4 गुना रेवल एनर्जी का, ये वायरल का सेल्स बढ़ा है पिछले साल से, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये बढ़ा है 4.5 गुना। ठीक है, और आप घूमेंगे बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन जिसने कंपनी को ट्रैक किया है लगातार हर क्वार्टर बाई क्वार्टर, उसको ये लगना चाहिए मैनेजमेंट की बातचीत से कि भाई, कि जब इतना ऑर्डर बुक है और इतना बढ़िया एग्जीक्यूशन है, तो ये नंबर तो बीट होते रहना चाहिए। तभी तो वो 300 के पी जस्टिफाइड है। अगर ये 324 को ही हम अगर मान ले कि चलो ये बीट इस क्वार्टर में नहीं हुआ, तो जून क्वार्टर में सबको पता है कि इलेक्शंस थे। ठीक है, अभी अगला क्वार्टर का रिजल्ट जो आएगा, बहुत सारे सेक्टर्स में रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। इसके लिए सबको तैयार रहना चाहिए। पहले से बता रहा हूँ, मेरा जो असेसमेंट है, अगला कभी जून का क्वार्टर बीत रहा है, आज ही बीत, लास्ट डे है आज। रिजल्ट्स आएंगे, बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, और सभी कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ये बहाना देंगी कि ड्यू टू इलेक्शंस, ड्यू टू मैन पावर शॉर्टेज, ड्यू टू ये बहुत सारी चीजें आएंगी। सभी इलेक्शन के नाम पे खेलेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक क्वार्टर की बात नहीं होती है। बट जब पवन सर ने कंपनी खरीदी थी, उस समय पी था 80 का। पवन सर कितने का पी था, याद है आपको? मुझे तो याद है। 80 से भी कम ही था। कम था ना? हाँ। तो वही वो पीरियड था पिछले साल के जून जुलाई अगस्त का पीरियड था। अगस्त मेरे ख्याल से अक्टूबर में लिया था इन्होंने। ठीक है, लेकिन मार्केट वैल्यूएशन जो देने पे आई है, उसमें वो कितना उसको वैल्यूएशन दे रही है, वो कुछ वो मार्केट सोच रही है कि भाई इसके पास इतना ऑर्डर बुक है ना, तो ये तो बीट करते ही चलेंगे नंबर को। लेकिन नंबर बीट नहीं हुआ। ठीक है, और अगले क्वार्टर में नंबर कितना होगा, नहीं होगा, बीट होगा, नहीं होगा, इस पे भी बात आ गई है। ठीक है, देखिए फिर शेयर प्राइस का क्या होगा उसे क्वार्टर, जबकि ये पिछले साल से कंपेयर करें तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये क्वार्टर बीट नहीं हो पाया। ठीक है, तो हुआ क्या देखिए आप, ये रहा शेयर प्राइस, ये रहा पिछले 6 मंथ का चार्ट, और ये देखिए यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट कंपनी जो है लगभग 3,000 के प्राइस पे जाके, और जिन्होंने इसको यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे जिन्होंने खरीदा 3,000 के प्राइस पे, डेली का चार्ट देख के, मार्केट का न्यूज देख के, ठीक है, सोलर की बातें सुन के, रिन्यूएबल एनर्जी की बातें सुन के, उनका पैसा आधा तो हो गया। ये देखिए 33% तो नीचे आ गया अपने टॉप से। अब वो पैसा रिकवर करने में यहाँ से शेयर प्राइस को 50% बढ़ना पड़ेगा, तब जाके 2,000 से 3,000 होगा। तो वैल्यूएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो अब सवाल का जवाब मिला पीडी राव की, कब बेचना चाहिए। कैपेक्स इंक्रीज नहीं किया होगा, तो कैपेक्स अगर इंक्रीज नहीं किया होगा, तो 325 का नंबर 325 रिपीट होना चाहिए ना। सेल्स क्यों घटा? इज देयर एनी फॉर्मूला फॉर नो अबाउट द ग्रोथ रेट रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनिंग पी? चलिए ठीक है, ये बता देता हूँ। ठीक है,
एक मैट्रिक्स बना लीजिए, मैंने बना के रखा हुआ है कि फ्यूचर ग्रोथ रेट कहाँ से चलेगा पता? ये कौन बताएगा? आंसर किसी के पास है तो बताइए, कैसे चलेगा पता कि फ्यूचर में कितनी ग्रोथ आनी है? एनीवन? ऑर्डर बुक। केवल ऑर्डर बुक नहीं, और भी चीजें हैं, ठीक है। ऑर्डर बुक के साथ जितना ऑर्डर है, कैपेसिटी कितनी है उसके पास, कैपेसिटी है तो मैन पावर हायरिंग और कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, वो भी देखना पड़ेगा। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बोलते हैं एक चीज। सपोज मेरी फैक्ट्री लगी है मैंने, और मेरी फैक्ट्री के 50% यूटिलाइजेशन करने से मैं 100 रुपए का सामान बेचता हूँ, और मेरे पास अभी ऑर्डर आ गया 500 करोड़ का, 500 का ऑर्डर आ गया मेरे पास, और 50% से मैं 100 रुपए बेचा, मैंने पास पिछले साल बेचा है, ठीक है। 200 बेचने के लिए मुझे तो अलग से कैपेक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100% करूंगा अपने फैक्ट्री का तो 200 बेच दूंगा। उसके बाद करने के लिए मुझे कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। मुझे एक चीज और देखना पड़ेगा कि जो 500 का मुझे ऑर्डर मिला है, ये कितने साल में डिलीवर करना है। अगर वो मुझे 2 साल में डिलीवर करना है, तो मुझे कैपेसिटी लगाने की जरूरत है क्या? आंसर करेगा? एनीवन? हाँ, कैपेसिटी तभी लगाएंगे जब ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए जो मेरे पास कैपेसिटी हो और जो टाइम हो वो मिसमैच हो, तब लगाएंगे कैपेसिटी एक्सपेंशन तब करेंगे। और कैपेसिटी एक्सपेंशन कर लेंगे तो एक चीज और ट्रैक करना है, जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब एक मेरी फैक्ट्री लगी है पालम में, दूसरी फैक्ट्री लग रही है चेन्नई में। पालम के फैक्ट्री के वर्कर्स चेन्नई में आके काम तो नहीं करेंगे, यहाँ के लिए तो अलग हायरिंग चाहिए ना। रेलवे का एग्जांपल एप्ट होगा आई गेस। क्लियर लिखो थोड़ा सा, वो करके एक्सप्लेन करके, मैं समझा नहीं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ना चाहिए क्वार्टर बाई क्वार्टर, ये सब चीजें ट्रैक करनी है आपने। एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ना चाहिए। राव, क्लियर है अभी? आई एम ओपन टू एनी क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन करना हो इस बारे में पूछ सकता है। प्लीज सजेस्ट हाउ यू सिलेक्ट सेक्टर एंड स्टॉक्स। ओके, ठीक है। अभी फ्लेवर में चल रहे सेक्टर्स, उनका नाम है रिन्यूएबल एनर्जी, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, डिफेंस, ये चल रहा है एकदम। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, भयानक फ्लेवर में, आप जहां बात करें, जिससे बात करें, सभी इसी बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें जरूरत है देखने की, चलो सेक्टर में तो है, सारे फ्लेवर में है, अच्छा है, ऑर्डर बुक भी सब ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन कितना हो रखा है, ये जरूरत है देखने की, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया कि, चलिए मैं वारी का ना आपको पीयर्स दिखाता हूँ, जो जो सोलर पैनल बनाते हैं ना। अब इसमें आपको करेक्ट पीयर दिखेगा नहीं, ठीक है, ये जीएमआर एयरपोर्ट्स ये सब पीयर नहीं है। एक नई कंपनी लिस्ट हुई है, जो आईपीओ फॉलो करता होगा ना उसको पता होगा, एल्पेक्स सोलर नाम है कंपनी, ठीक है। ये भी बनाती है सोलर पैनल ही बनाती है। क्या पी है देखिए यहाँ पे, 101, ठीक है। किसी और कंपनी का नाम बताएं आप सोलर में जो काम करती हूँ, सोलर पैनल बनाने वाली किसी और कंपनी का नाम बताइए, किसी को अगर याद हो। केपीआई, ये केपीआई देख लेते हैं। केपीआई ग्रीन है, फुल प्ले सोलर तो नहीं है, ईपीसी है, सोलर ईपीसी का है, लेकिन आखिरी क्वार्टर रिजल्ट से थोड़ा ठीक हुआ है, तो 67 है। आप देखिए इसका क्या चार्ट रहा है, बता देता हूँ, ये देखिए पी का चार्ट देखिएगा इसका, ये भी 70-80 के पी पे थी। तो ये सोलर ईपीसी का है, प्योर प्ले सोलर नहीं है ये। आप आगे जाएंगे तो देखिए, लिखा है ना यहाँ पे, कंपनी प्रोवाइड सोलर पावर बोथ एज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एंड इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट कंस्ट्रक्शन ईपीसी,
ठीक है, तो ईपीसी में है। प्योर प्ले सोलर मॉडल कंपनी का नाम बताइए। एसडब्ल्यू भी ईपीसी है, वो भी सोलर ईपीसी कंपनी है, सस्ती नहीं है। आप यहाँ एलपेक्स डालेंगे तो आपको शायद हो सकता है उसके पीयर्स मिल रहे हैं यहाँ पे। नहीं, आपको इधर भी नहीं मिलेंगे। एक्चुअली मेनली जो है पूरा का पूरा चंक जो है वारी लेके जाता है, और एलपेक्स सोलर थोड़ा एक नया लिस्ट हुआ है। कुछ और भी कंपनियां एसएमई में है, मैं ट्रैक नहीं करता हूँ उनको। बाकी जो कंपनियां हैं वो लिस्टेड नहीं है मार्केट में। सोलर में जो भी कंपनियां हैं सबको वैल्यूएशन यही 100 के ऊपर सबको मिल रखा है, क्योंकि ऑर्डर बुक काफी है। लेकिन आप अगर सही कभी भी कोई चीज खरीद रहे हैं। हाँ, एक चीज किसी ने क्वेश्चन किया था कि बीच में कि हम कैसे समझेंगे कि कितना ग्रोथ रेट के लिए कितना पी दें, यही क्वेश्चन था किसी का, या कुछ और क्वेश्चन था? मुझे एक बार रिमाइंड करें, यही क्वेश्चन था क्या? यस, ओके, ठीक है। तो जो मैंने मैट्रिक्स बनाया था वो बता दीजिए। अगर जो ग्रोथ आने वाली है, सपोज अगर कंपनी में जो भी ग्रोथ आने वाली है, पी उससे 1.5 गुने से ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी कंपनी में 40% पर ईयर की ग्रोथ आने वाली है, 40% उसके रेवेन्यू में और पैट में इतनी ग्रोथ आने वाली है, तो मैं उसको 60 की पी तक दे दूंगा। ठीक है। सेम वे किसी कंपनी में 100% का ग्रोथ आने वाला है, कंपनी सीधे रेवेन्यू डबल करने वाली है, प्रॉफिट ही डबल करने वाली है, 2-3 साल तक ऐसे ही करने वाली है, तो मैं उसको 150 की पी भी दे दूंगा। ठीक है। और किसी कंपनी का अगर ग्रोथ भी 5%, 10% भी नहीं होने पाने वाला है, मैं उसको उसको 50 की पी नहीं दूंगा। चलिए एग्जांपल दिखाता हूँ। इसका नाम किसने किसने सुना है? सुना है नाम सबने इसका? सभी अपने घर में यूज करते हैं। आपके घर के ग्रोसरी का और आपके घर के वॉशरूम का, कॉस्मेटिक का बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। ठीक है। बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप है, निफ्टी फिफ्टी का पार्ट है। 5,81,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। पी है 56 की। ठीक है। या ये दिखाता हूँ यहाँ पे। ये ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ है। ठीक है, देख रहे हैं आप? चलिए सेल्स ग्रोथ की बात यहीं लगा देता हूँ। ये कितना परसेंट ग्रोथ हो रहा है पिछले 3 साल से, और आखिरी साल में कितने परसेंट ग्रोथ हुआ है सेल्स ग्रोथ? और चलिए प्रॉफिट ग्रोथ भी लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। नहीं, सब परसेंटेज तो नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है, बट ऑलमोस्ट दिख रहा है फिगर यहाँ पे सबको। कितना ग्रोथ दिख रहा है आपको यहाँ? तो ये 2 साल पहले तक तो 11-15% की ग्रोथ आ रही थी, पिछले साल तो ग्रोथ ही नहीं है, 2% की ग्रोथ है। कंट्री का इन्फ्लेशन रेट 5% है, और सेल्स ग्रोथ 2% है। ठीक है, मतलब अगर सामान का प्राइस भी हाइक किया होगा ना, तो भी 6% ग्रोथ आना चाहिए कंपनी में। अगर कंपनी रॉ मटेरियल कॉस्ट को अगर पास ऑन करती है अपने कस्टमर्स को, आपने देखा होगा कि मैगी पहले 100 ग्राम का था, अभी 80 ग्राम का हो गया है सेम प्राइस पे। क्योंकि प्राइस बढ़ाएगी तो कस्टमर का स्टिकनेस छूटेगा, तो वेट कम कर दो। ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन जो है ना, इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाई कंपनी, तो ये बताइए कि इस कंपनी को फिर मैं ये वाली पी क्यों दूंगा? ये पी क्यों दूंगा इसको मैं? हम्म। और क्या हाल हुआ इसके चलते? देखिए, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का 3 साल का चार्ट है। 3 साल पहले 24,87, आज भी 24,87। कितना रुपया कमाया लोगों ने इसमें 3 साल में? और सब बोलते हैं ना कि एचयूएल बहुत अच्छी कंपनी है, लेके रख लो 10 साल भूल जाओ। सुनते हो ऐसी बातें? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। ठीक है। तो इस केसेस में जब कंपनी का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो शेयर प्राइस नहीं बढ़ेगा।
60-55 की पीई है, माना कंज्यूमर बेस्ड कंपनी है, सामान इसका आप भी यूज कर रहे हैं, आपके बच्चे भी करेंगे, आपके बच्चे के बच्चे भी करेंगे, तो जो एड्रेसेबल टारगेट एरिया है ना वो बहुत बड़ा है। ठीक है, मतलब विजन जो है, मतलब पता नहीं, हमारे पहले भी जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने भी यूज किया इसका आइटम, वो सब कुछ ठीक है। तो थोड़ा सा इसको जो ज्यादा वैल्यूएशन में दे सकता हूँ, सपोज जो मैंने एक मैट्रिक्स बताया कि 1.5 गुना दूंगा मैं ग्रोथ रेट के। ठीक है, तो इसको 2 गुना तक दे दूंगा, क्योंकि ना ये कंजम्पशन स्टोरी है, कंजम्पशन को थोड़ा सा प्रीमियम मिल जाता है। ठीक है, तो अगर 10% से भी कंपनी ग्रो कर रही है ना, तो 20 तक की पी, 25 तक की पी ही ठीक है मेरे हिसाब से। और जिसने इस बात को नहीं माना, उसने पिछले 3 साल में हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड में कोई रिटर्न तो नहीं कमाया। और हर एक आदमी, देखिए मैं ठीक बताता हूँ, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, नेस्ले, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, ये कंपनियां किसी को खरीदवानी है ना, आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मत पढ़िए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, हमारी सुपरस्टार डार्लिंग ऑफ द मार्केट कंपनी एशियन पेंट्स। ठीक है, ये देखिएगा चार्ट एशियन पेंट्स का, देख रहे हैं क्या चार्ट है। मतलब अगर 10 साल पहले आपने, बहुत सोनी लोग सुनाते हैं कि आपने घर में एशियन पेंट में जो पैसा खर्च किया उतना ही पैसा मार्केट को दिया होता, तो आपके पैसे जो है लगभग 8 गुना 10 गुना हो गए होते, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन ये बात पुरानी है, ये पास्ट की बात है। मुझे अभी की बात करनी है, आज क्या चल रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एशियन पेंट में ये है, 3 साल पहले रेट था 3,000, आज रेट है 250। आप सोचिए कि अपना मार्केट डबल हो गया। 12, 13, 14 हजार की निफ्टी जो है 24, 23 पे खड़ी है, और जो हॉट कंपनी है मार्केट की उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया, रीजन देखिए। ये 3 साल पहले कहाँ ट्रेड कर रहे थे, देखिए पी कितनी है, 100 की पी है, दिख रहा है आपको। हम्म, यहाँ आई, नीचे आई। ये देखिए प्रॉफिट, देखिए नीचे, कुछ हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। ठीक है, तो जब ये बढ़ेगा ही नहीं, तो चाहे कोई कितना भी ज्ञान बांटे आपको, उससे क्या मतलब है। नीचे जब बढ़ेगा ही नहीं, तो मार्केट ने से क्या किया आप देखिए जब। एक सेकंड रुकिए, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ शायद। हाँ, वो मैं क्वार्टर रिजल्ट देख रहा था यहाँ पे। हाँ, सॉरी, वो क्वार्टर रिजल्ट था, मैं एनुअल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, पिछले 3 साल में 3,000 से कंपनी पहुंची है 5500 पे, तो ग्रोथ है 50% का, प्रॉफिट में ग्रोथ है 50% का। यहाँ सेल्स पे आई, कितना सेल्स बढ़ रहा है ये देखिए ऊपर से, 7%, 34%, 18% एंड देन 2%। एवरेज निकालू मैं तो 10 to 15% का एवरेज है पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ बढ़ने का। प्रॉफिट 3 साल में 1.5 गुना हुआ है, तो यहाँ भी 15% का एवरेज है नीचे बढ़ने का, पैट बढ़ने का। 15% की ग्रोथ के लिए मुझे कितना पी देना चाहिए, मैंने क्या बताया आपको अभी, ये बताइए। 15% की ग्रोथ के लिए, कंज्यूमर कंपनी है, लॉन्ग स्टैंडिंग कंपनी है, एशियन पेंट आज भी खत्म नहीं होगी, मुझे अगले 50 साल में खत्म होगी ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो 15% की ग्रोथ के लिए कितनी पी दे सकते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया आपसे, 1.5 to 2। और कोई जवाब? हाँ, 25, बिल्कुल मुकुल, वेरी गुड। 1.5 to 2, 25 to 30 पी, गुड। तो ये बताइए कि ये 3 साल पहले कितने की पी पे ट्रेड कर रही थी, मैंने आपको पी का चार्ट दिखाया, ये कितने के पी, ये लगभग 91 से 100 के बीच में। एग्रीड। तो इन स्पाइट ऑफ बिजनेस परफॉर्मिंग वेरी गुड, बिजनेस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स being more than 50% in last 3 months, in spite of that,
the P doesn't sustain and it fell from 100 to 50 now. Okay, and share price did not perform. यही हुआ ना, बिजनेस के अच्छा करने के बावजूद, यहाँ देखिए ये 4 साल की बात करूं या 3 साल की बात करूं तो 21 से 35 पहुंची है, यहाँ 32 30 से 55 पहुंची है. इन स्पाइट ऑफ बिजनेस परफॉर्मिंग गुड, शेयर प्राइस डिड नॉट परफॉर्म. क्या हुआ, पी पहले जो वैल्यूएशन मार्केट ने दी थी उसकी आधी कर दी, शेयर प्राइस परफॉर्म ही नहीं हुई. जिन्होंने 3 साल पहले एशियन पेंट खरीदा था आज भी वो अपने प्राइस आने का वेट कर रहे हैं. और ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है. एशियन पेंट इज अ टॉप नॉच फ्रेंचाइज. कोई समस्या ही नहीं है, ना मैनेजमेंट में, ना कोई लफड़ा है, ना कोई प्रोडक्ट में दिक्कत है, कुछ नहीं है. 60% मार्केट शेयर इन पेंट इंडस्ट्री विथ एशियन पेंट्स. ये समझ में आया इतना तक? अगर समझ में आया है तो यस लिखें, नहीं आया है, कुछ अगर समस्या है कुछ इसमें समझने में तो वो भी लिखें. देखिए एक चीज बता मैं आपको, ये स्टार्ट कैसे होता है ना, वैल्यूएशन ज्यादा मिलना मार्केट शुरू कब करता है. देखिए यहाँ पे देखिए एक जरा, आप ये देख रहे हैं 34% ग्रोथ रेट दिख रहा है आपको? ठीक है. किसी एक मंथ में ना, किसी एक ईयर में अचानक से ना ग्रोथ रेट जो है खतरनाक हो गया और मार्केट में ना एकदम फिर हल्ला मच जाता है. 2021-22 की बात है, मार्केट अपना एकदम टॉप बना रहा था, 18,000 पे निफ्टी पहुंची हुई थी. ठीक है, कि एशियन पेंट की ग्रोथ इतनी आने वाली, इतनी आने वाली, बहुत सारी बातें होनी शुरू हो जाती हैं. आप देखिए ना इसी टाइम पे जो पी है, पी 100 कब पहुंचा, ये आप याद कीजिए, ये डेट याद कीजिएगा, 31 मार्च 22. ठीक है, 5 साल का चार्ट लगाइए, देखिए ये क्या होता था पहले. इसकी पी पहले 50 के पास ही चलती थी. ये 22 की बात है, 5 साल आगे. ये देखिए ये 55 हुआ करती थी और यहां से जो है ये 21 पहुंचते पहुंचते 93 हो गई. और इधर एक बार जब ग्रोथ आई तो ये 100 की पी सस्टेन ही करने लगी. देखिए यहाँ तक, ये यहां से लेके 21 से लेके और ये 22 के लगभग मान लीजिए आप जून की बात है, इसमें इतनी तगड़ी ग्रोथ आई उसमें 34% की कि 100 की पी सस्टेन करने लगी. ऐसा लगा पता नहीं जैसे एशियन पेंट जो है हर साल अपना रेवेन्यू ही जो है 50% 60% से ग्रोथ करने लगेगा. यही मार्केट को परसेप्शन मिला, उसने इतना पी सस्टेन किया. जैसे ही मार्केट को लगा कि हमसे गलती हुई है, उसको वापस उसी वैल्यूएशन पे ला खड़ा किया जितनी वैल्यूएशन एशियन पेंट को एट एन एवरेज मिलती है. देखिए क्या बताता हूँ मैं, ये देखिए पिछले 10 ईयर्स का एवरेज पी कितना है, 60 का, जिसमें से कि आखिरी के 3 साल के हायर पी रिस्पॉन्सिबल है इसको मीडियम पी 60 बनाने के लिए. मैक्स अगर मैं मीडियन की बात करूं तो एशियन पेंट्स आज तक ट्रेड किया है, मीडियन पी निकालू जब से लिस्ट हुआ है अब तक का, एवरेज पी 47 पे. मार्केट ने उसको उसी जगह पे वापस पहुंचा दिया लगभग 50 के आसपास. ठीक है, तो रिवर्जन टू मीन मार्केट का एक सत्य है, याद रखिएगा. रिवर्जन टू मीन मतलब अपने औसत, जब भी कोई बहुत ही बढ़िया आदमी हो वो अपने रेपुटेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं करेगा तो जो उसका औसत है वैल्यूएशन असेसमेंट उसका फिर औसत होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो मार्केट जो है उसमें रिवर्जन टू मीन का कॉन्सेप्ट जो है वो एक बहुत सत्य चीजें हैं और वो आपको आनी ही आनी है. जब भी आप देखें यहाँ पे पहली बार एशियन पेंट को 120 की पी का वैल्यूएशन मिला, देख रहे हैं यहाँ पे. एशियन पेंट पेंट ही बेचती है ना, सोना तो नहीं बेचती है, पेंट ही बेचेगी. तो लोगों ने यहाँ भी खरीदा है. ठीक है, कोविड के बाद कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 120 की पी है और देखिए क्या हाल है, 60 की पी हो गई है. कंपनी ने परफॉर्म भी किया, बिजनेस ने परफॉर्म भी किया, वैल्यूएशन घटा, शेयर प्राइस बढ़ा नहीं और आपके पैसे वहीं के वहीं हैं, कुछ नहीं. तो वैल्यूएशन क्यों जरूरी है?
डजंट द सेक्टर रेशियोज वेरी सेक्टर टू सेक्टर? यस, बिल्कुल वेरी करता है। अब मैं आपको एक छोटा सा फ्रेमवर्क देता हूँ। जो भी कंजम्पशन कंपनी है, कंजम्पशन कंपनी पेंट भी आया, एफएमसीजी कंपनी जो अपने अपने हिंदुस्तान लीवर की बात की, नेशनल की बात की, तनिष्का की बात की, जो भी कंजम्पशन वाली चीजें हैं ब्रांडेड कंजम्पशन, उनकी पी आपको 50 से ऊपर मिलेगी। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलिए नेस्ले की बात करता हूँ, नेस्ले लगाता हूँ यहाँ पे। कितना पी है? 62 का। टाइटल लगाता हूँ 86 का। आप बताइए, और कोई कंपनी बताइए, ब्रांडेड कंजम्पशन का नाम बताइए। एनी वन सजेस्ट एनी नेम इन ब्रांडेड कंजम्पशन आइटम्स? नो वन? चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। ब्रांडेड कंजम्पशन के जो आइटम्स हैं, ब्रिटानिया, वेरी गुड। क्या पी है देखिए, 61। और बताइए, एमआरएफ? ठीक है। एमआरएफ में और कंजम्पशन में क्या फर्क है? एमआरएफ को आप गिनिएगा टायर इंडस्ट्री, ठीक है? तो टायर इंडस्ट्री अलग है। टायर इंडस्ट्री जो है पेट्रोलियम के प्राइसेस पे डिपेंड करती है, पेट्रोलियम के दाम बढ़ते घटते हैं। टायर इंडस्ट्री को आप गिनेंगे ऑटो एंसिलरी कंपनी, नॉट अ कंजम्पशन, कंजम्पशन है बट ऑटो एंसिलरी, ऑटो कंजम्पशन है, ऑटो पार्ट्स के। तो आप उसको उधर देखिएगा। आप यहाँ आ जाइए, देखिए एमआरएफ टायर्स, अपोलो टायर्स, सी ए टायर्स, देख रहे हैं यहाँ पे? ये वैल्यूएशन मिलेगा टायर कंपनी में, ये वाला वैल्यूएशन उनकी है। इनको एफएमसीजी का वैल्यूएशन नहीं मिलेगा। क्लियर है? भाई चैट में लिख दो भाई, किसी को, मुझे लग रहा है किसी को आवाज नहीं आ रही है। मैं ऑडिबल? ओके, तो सेक्टर वाइज अलग अलग वैल्यूएशन होते हैं। जो सेक्टर सिक्लिकल है, मतलब जिनकी डिमांड सप्लाई की गेम है, कमोडिटी बिजनेस है। कमोडिटी बिजनेस में आ जाएगा आपके मेटल्स आ गए, आपके सीमेंट आ गए, चीनी आ गया। इस तरह की जो बिजनेस है डिमांड सप्लाई पे जाती हैं, उनको मार्केट बहुत वैल्यूएशन नहीं देता है, उनको वैल्यूएशन अंडर 20 की वैल्यूएशन रहती है उनकी। ब्रांडेड कंजम्पशन आइटम एफएमसीजी है, उनकी हमेशा जो वैल्यूएशन है मार्केट को, कि उनका जो है ना, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, आप खाना तो खाएंगे ना, आप नहाएंगे, आप खाना खाएंगे, ठीक है? गहना पहनना लोग नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? तो इसमें जो रनवे है ना, बहुत बड़ा है। टाटा का क्या, पूरा लिखिए, टाटा कौन, क्या टाटा? ठीक है, टाटा कंज्यूमर है, एफएमसीजी है, वही देखिए, कहने का मतलब वही होगा। आप, टाटा कंज्यूमर काफी अच्छा कर रहा है आजकल मार्केट में, उसको ले लेते हैं एक बार। टाटा कंज्यूमर, देखिए पी क्या है, 77। ठीक है? तो जो जो मेटल वाले जो हैं, कमोडिटी वाले हैं, उनकी पी जो है 20 30 की पी काफी है। क्लाइंट कंजम्पशन में पी हमेशा 50 से ऊपर होगी। सिंपल सी बात है जिसमें, उसके अलावा मैं बात करूं, किसकी बात करूं, बाकी जो भी जो चीजें हैं ना, वो ग्रोथ पे डिपेंड करती है। आईटी कंपनियां जो बड़ी आईटी है, बिग आईटी कंपनियां जो है, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, इनकी वैल्यूएशन जो है 20 30 की पी मिलेगी। यही पी, मतलब उनके लिए 20 30 की पी ही रीजनेबल पी है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो मिड कैप आईटी है, मिड कैप मतलब जो थोड़ी साइज में छोटी है उनसे, उनकी थोड़ी पी 30 से ऊपर हो सकती है। स्मॉल कैप आईटी है, ये इसलिए होती है थोड़ी ज्यादा वैल्यूएशन, क्योंकि जो बहुत बड़ा हो गया है ना, उसमें 30 30% का ग्रोथ निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा हो चुका है। जो छोटा है ना, तो सिंपल कह सकते हैं कि हाथी उतना तेज डांस नहीं कर सकता, ठीक है? लेकिन बिल्ली तेज दौड़ सकती है, चूहा तेज दौड़ सकता है। तो हाथी हो गए हैं, उनके लिए मुश्किल है थोड़ा सा। बाकी केवल डिपेंड करता है ग्रोथ कितनी आने वाली है कंपनी में। मेनली ग्रोथ फैक्टर के मल्टीपल्स के बारे में सेक्टर वाइज, सेक्टर वाइज में बात करूं तो
देखिए वही सिंपल सी बात है, कितना ग्रोथ आने वाला है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात है, 100 के पी पे, इसलिए सब ट्रेड कर रहे हैं कि मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि कम से कम ये 60-70% की ग्रोथ रेट पर ईयर से दिखाएंगे, इसलिए उसको मिल रखी है पी 100 के ऊपर की। ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो उसमें जो रिपोर्ट्स हैं, क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं, वो कह रहा है कि सेक्टर ही मूव करेगा 30% 40% के ऊपर से। ईएमएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, दैट मीन्स टीवी, फ्रिजेस, एसी, लैपटॉप, फोन्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं आपके घर में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट हुई है। और ये पूरा का पूरा सेक्टर, एक कंपनी नहीं, पूरा सेक्टर मूव कर रहा है 30-40 के सीएजीआर से। तो उस सेक्टर में किसी कंपनी का पी अगर 50 है ना, तो मैं तो कहता हूँ वो नो ब्रेनर है, मतलब नो बॉल पे फुल टॉस है। आपको कोई कंपनी नहीं मिलेगी 50 की पी। मैं दिखा देता हूँ आपको। आपने नाम सुना होगा, डिक्सन नाम सुना होगा किसी ने, 195 की पी है। केन्स 134, सिरमा 81, अवालॉन 127, और मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, एनी वन एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सेशन इज गोइंग टू एक्सपायर सून इन 1 मिनट। सो अभी क्वेश्चन कोई ले नहीं पाऊंगा, बट just need your feedback. How was the session for today, and how you expect? What do you expect in next section from me? Session will expire in within 30 seconds. You can give your feedback to me on my WhatsApp number. If anything you require from my side, how I should conduct the session in future, you can give me the feedback on my personal number. Thank you very much for joining. Thank you very much.